क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक को लेकर एक बार फिर से देश में बहस लगातार तेज होती जा रही है। यह मामला तब गरमाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला, जब कई मुस्लिम महिलाएं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र, राज्य सरकार और महिला आयोग की राय मांगी थी और केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो इस प्रथा के पक्ष में नहीं है। उसके बाद से यह बहस देश में लगातार चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार यह बात कह रहा है कि यह उनके मजहबी अधिकारों पर एक तरह का हमला है, लेकिन सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि इस मामले को मजहब के नजरिए से कतई नहीं देखा जा रहा, बल्कि सरकार ने एक बार फिर यह साफ किया कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक और अधिकारों का है, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का है और महिलाओं की बराबरी का मामला है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी पर्सनल लॉ जो है वो संविधान के दायरे के तहत ही होना चाहिए। ये तमाम बातें हैं। और क्या इस मसले को, 3 तलाक के मसले को सिर्फ महिलाओं के नजरिए से देखने की जरूरत है? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम इसको महिलाओं के नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक शायद हम किसी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। दुख की बात यह है कि इसको महिलाओं के नजरिए से या महिला समानता के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसको मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है और इसी चश्मे को उतारने की जरूरत है। दो टूक में आज हम यही इसी संदर्भ में बात करेंगे और खासकर जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि महिला अधिकारों की और समानता के आधार पर बात करेंगे। जो 2 सवाल दो टूक में आज हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे, वो 2 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल जो है, क्या महिला विरोधी है 3 तलाक की परंपरा? हम सीधा सीधा कह रहे हैं, क्या महिला विरोधी है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई कि चिट्ठी लिख करके महिला को तलाक दे दिया जाता है, फेसबुक पर तलाक दे दिया जाता है, एसएमएस पर 3 बार तलाक लिखकर तलाक दे दिया जाता है, क्या यह महिला विरोधी है? महिलाओं की बात आखिर कौन सुनेगा? यह हमारा आज का पहला सवाल है और हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल, क्या 3 तलाक को मजहबी नहीं बल्कि समानता और महिला अधिकार के नजरिए से देखने की जरूरत है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज दो टूक में जो 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बहस करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ पहली मेहमान फराह फैज जी हैं। फराह फैज जी इस मामले को लेकर के, महिला अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रही हैं और महिलाओं के हक में बात कर रही हैं। हमारे साथ दूसरी मेहमान बुशरा नसीम है। बुशरा नसीम दिल्ली की और गाजियाबाद की रहने वाली हैं और खास करके ये पीड़ित महिला है जो 3 तलाक की शिकार हुई हैं। इनको 3 बार तलाक कह के इनके हक जो हैं किस तरह से मार लिए गए और किस तरह से इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये वो महिला है। इनके बारे में, इनकी कहानी भी हम सुनेंगे। हमारे साथ यूसुफ अंसारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ इसके अलावा टीना शर्मा जी जुड़ रही हैं। टीना शर्मा जी महिला अधिकारों को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार संघर्ष करती है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले बुशरा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि 3 तलाक, ठीक है, तलाक तो किसी भी महिला के लिए, चाहे किसी भी मजहब की हो, उसके लिए बेहतर एक विकल्प नहीं है। जाहिर तौर पर उसकी जिंदगी को नरक बना देता है, लेकिन बहुत आसानी से 3 बार तलाक कहकर एक औरत को सड़क पे ले जाया जाता है, सड़क पर आ जाती है अपने बच्चों के साथ। उसका जो खामियाजा है वो जो है वो आपने भुगता है। कैसे अपनी कहानी बताएंगे आप संक्षेप में? सर, मेरी शादी जो हुई है सन 2009 में हुई है, 7 मार्च को। इन लोगों ने शादी तो बहुत चाव से और बहुत उसके साथ की है। उसके बाद काफ़ी टाइम इन लोगों ने मुझे परेशान किया। मेरे 2 बच्चे हुए। इन लोगों का कहना था कि ये बच्चे ना हमारे हैं और पैसों के लिए मांग करते थे। इतना मारा कि मुझे होश नहीं था और इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तलाक बिल्कुल, मुझे होश नहीं था। इन्होंने मुझे तलाक कह के घर से बाहर निकाला और दोनों बच्चे मेरे साथ बाहर कर दिए गए। आप कह रही हैं कि आपको जब तलाक दिया गया उस वक्त आप होश में भी नहीं थी? मैं होश में नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना मार दिया गया था कि मुझे होश नहीं था। और उनका कहना था कि हम मारेंगे ऐसा जिसे आप ना दिखा पाओ और ना ही आपकी कोई देख पाए। वो ऐसी जगहों पे मारा और ना ही ये समझ पाए कोई कि इसे इतनी चोट लगी है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि मैं दिखाना चाहूँगी। और
फिर पुलिस को मैंने 100 नंबर पे कॉल की, उन लोगों को बुलाया गया, जैसे भी उन लोगों ने मुझे एंट्री कराई है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को तो हटा दिया गया, मेरी नंदे, पुलिस और मेरी सास और हस्बैंड मेरे शाम में आते थे। मारपीट का जरिया उसी तरीके से चलता रहा और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें तलाक दे दी, अब तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है और तुम इस घर से निकलो। लेकिन जब भी वो परेशान करते थे और वो करते थे, पुलिस आती थी, लेकिन पुलिस उन्हीं की भाषा बोलती थी कि 3 तलाक हो चुका है। इन लोगों ने क्या किया कि मुझे जब कुछ नहीं हो पाया, इन लोगों ने मेरा किडनैप करा दिया। मेरी मम्मी को पता चला, उन्होंने 97 की एप्लीकेशन दी, मुझे सर्च कराया गया और वो मुझे रात के 7 से 8 के बीच में मुझे जज के यहाँ पे पेश किया गया है। सिर्फ ये कि मम्मी की एप्लीकेशन दी हुई थी और पुलिस ने सर्च करके मुझे वहाँ भेजा गया। और अब इन लोगों का ये कहना है कि हमने तलाक दे दी है, हमारा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है। मुझे कितनी परेशानी हो रही है, 2 छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, ना ही उनकी आज तक एजुकेशन का है ना कुछ है। क्या ये तलाक इतनी कोई गुजारा भत्ता भी देने कुछ नहीं, कोर्ट से भी मैंने कोर्ट से भी ऑर्डर हो चुके हैं, लॉक लगा हुआ है, आज 2 साल हो चुके हैं, ना ही उसके लॉक खुलने की एप्लीकेशन दी हुई है, ना ही वो लॉक खुला है, ना ही मुझे कोई पैसा खर्चा कुछ नहीं दिया जा रहा है। सड़क पर हैं, 2 साल कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 बार आपको तलाक कहा गया, जबकि आप होश में भी नहीं थी और यही आपका रिश्ता को ये कहकर तोड़ दिया गया। क्या आपने किसी मौलाना से, किसी मजहबी उनसे संपर्क किया कि अभी आपके साथ ये गलत हुआ है, तो ये कैसे ये तलाक मानने कैसे है? मौलानाओं को तो सिर्फ एक भाषा आती है कि 3 तलाक हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, वो कोई सच नहीं बोलते। उनका जो है ना, यही तो वजह है कि आज सभी लोग खड़े हैं। कोर्ट में क्यों जाते हैं? अगर मौलाना कह रहे हैं 3 तलाक हो गया, खत्म हो गई बात, तो कोर्ट में क्यों जा रही हैं औरतें? ये इस चीज को क्यों नहीं समझते? उनके घर में भी तो माँ बहनें बेटियां होंगी, उनके साथ नहीं ये हो रहा है। और हर गलत चीज का अंत होता है। शायद आज मौलाना का अंत होने वाला है कि सब लोग अपने हक के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हाँ, कि हम लोगों की ही जीत होगी। जब सावित्री सत्यवान के प्राण ले आई थी, तो मुल्लाओं की उससे हम क्यों नहीं लेके आ सकते? मुल्लाओं से ये चीज क्यों नहीं कह सकते कि नहीं, ये तलाक गलत है, कुरान में नहीं है? कि तुम खुदा से भी बढ़ के हो गए नाउजुबिल्लाह, कि तुमने तलाक कह दी और दूसरी जिंदगी खराब हो रही है, यहाँ तक कि मेरे साथ मेरे बच्चों की भी हो रही है। मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि आपने जो आपका हक जो है उसके लिए जो लड़ रही है, ये आपके साहस की बात है। लेकिन टीना शर्मा जी, मैं आपको यहाँ पर जोड़ता हूँ, खास करके ये जो इनके साथ हुआ, ठीक है, इनको तलाक एक बार कहकर इनको जो है घर से निकाल दिया गया, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं उनके साथ मारपीट हुई और ये सब चीजें हुई, ये तो हिंदुओं में भी दहेज के नाम पर इस तरह से महिलाओं के साथ होता है, और भी मजहबों में हम देखते हैं महिलाओं के साथ होता है। तो क्या इसको महिलाओं के अधिकार से देखें कि हर मजहब में जो है महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, या फिर इनके साथ जो एक बात है वो ये कि इनको 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, ये एक चिंता की बात है? देखिए, चिंता की बात तो दोनों ही है। जब महिला पर हाथ उठता है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे मालूम नहीं है कि ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, कुछ बाहर जाके कुछ नौकरी करने लायक है नहीं है, और अगर हैं भी तो क्या 2 बच्चे घर पे छोड़ के, किसके सहारे छोड़ के कहाँ पर जाएंगी? डोमेस्टिक वायलेंस और जहाँ हम ट्रिपल तलाक, हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों ही समाज की बुराइयां हैं और दोनों पे ही रोक लगनी चाहिए, जो कि नहीं लगती है। जैसे ही संबंध परिवार में पति के साथ खराब होते हैं, आपके ऊपर हाथ उठना शुरू हो जाता है। उससे पहले भी हाथ उठता है, हम बहुत लाइटली उसको लेते हैं, पर जब वो हाथ उठता है तो उस टाइम मुझे लगता है कि महिला जो है वो या तो चुप रहती है, और चुप रहती है तो सहती है उसको, पर जब ट्रिपल तलाक तक बात आ गई है तो वो महिला भी आगे से बोलेगी या घर से बाहर जाएगी या जो भी अपना इंतजाम करेगी। तो दोनों ही चिंताजनक बातें हैं, पर हमारे कानून में कम से कम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अधिकार हैं, पर उन अधिकारों को अवेल करने के लिए जो अनभिज्ञता हमारे समाज में है, जो महिलाओं में है, जो महिलाएं करश नहीं जुटा पाती हैं, जैसे ये हैं कोर्ट, कानून, पैसे चाहिए, वकील करना है, बच्चे लेकर कहाँ जाएंगी, कुछ कमाती नहीं है, घर से जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी अगर उसी परिवार में रह रही हैं। तो ये सारे मुद्दे मुझे लगता है बहुत बड़े हैं। और दूसरा, अगर वो घर से निकल भी गई हैं तो आप कह ही रहे हैं कि 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है और 2 साल से कुछ ऑर्डर्स हैं उनके पास जिसमें ताला खुलना है घर का, उनका कुछ पैसा, उनको गुजारा भत्ता मिलना है, ऑलरेडी ऑर्डर हैं उसके बावजूद भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है अशोक जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सरकार भी जो है अब इस पे संज्ञान ले रही है। 3 तलाक का मामला है, मैं बुशरा जी का उदाहरण सामने है,
क्या आपको लगता है ये महिलाओं के अधिकारों के हिसाब से अब देखने की जरूरत है? क्योंकि बार बार इस पे जो डिबेट चल रही है वो डिबेट मुझे लग रहा है थोड़ा डिरेल हो रही है, इसको बार बार मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है कि भाई मजहब के, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है और इसको ये कहीं ना कहीं महिला के अधिकारों की बात नहीं हो रही है। कुछ समय से जो हम चर्चाएं सुन रहे हैं वो कुछ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की बात की जा रही है और उसको डिरेल किया जा रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है, दुखद है। हमारी महिला मित्र जो वकील हैं और कानून की लड़ाई भी लड़ रही हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं कठिनाई आती होगी कि ये हिंदू और मुसलमान के दायरे में बांट के। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कल ही उत्तर प्रदेश सरकार में किसी महिला से बात कर रही थी, अच्छे ओहदे पर है और वहाँ के प्रोमिनेंट नामों में से एक हैं, तो वो ये कह रही थी कि कई बार हमें बड़ी चिंता होती है कि हम अपने वोट बैंक के जरिए नहीं इस बात को सामने बोल पाते, और अगर हम बोलते हैं तो हमारा एक मौलाना, मतलब उनसे काफ़ी पर्सनल डिस्कशन था मेरा, मैं यहाँ कोट कर रही हूँ उसको बिना नाम लिए, बोलते हैं कि मौलाना और ये सब और सब इकट्ठे होकर फिर हमारा वोट बैंक पे बहुत फर्क पड़ता है। तो कई बार मुझे लगता है कि सरकारें इस वजह से नहीं बोल पाती हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं तो हमारी सरकार ने अपना दिया है और बोलना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। जी, क्या आपको लगता है इस मसले को अब जो है मजहबी आधार से, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो डिबेट्स हो रही है टेलीविजन में, आप भी देख रहे होंगे, बहुत तीखी तकरारें हो रही हैं, और इसमें तीखी तकरारों में जब मजहबी रूप दे दिया जाता है तो असल मुद्दा जो है वो ये कि महिलाओं को भी संविधान में बराबरी का हक मिला है, जो कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा, अगर नहीं वो उसको अवेल कर पा रही सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड है तो इसलिए जो है आपको 3 तलाक से नहीं मिलेगा हक। तो ये आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा आप सोच को बदलने की जरूरत है? नहीं अशोक जी, देखिए 2-3 अलग अलग मुद्दों को आपने डिस्कशन में घालमेल टाइप का हो गया है। मजहबी चश्मे से तो इसलिए देखा जा रहा है कि एक ख़ास मज़हब का ये मसला है, तो जहाँ मसला आता है और हिंदू मुसलमान इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ये तस्वीर पेश की जा रही है कि जो मुस्लिम लॉज हैं वो जेंडर बाइज्ड हैं, महिलाओं के ख़िलाफ़ हैं, और कई उसके अंदर वो दिए जाते हैं, एग्जाम्पल है 3 तलाक का एग्जाम्पल है और कई सारे एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी के राइट का है। और जब आप कंपेरिजन करने लगते हैं कि भाई मुस्लिम तो जेंडर बाइज्ड है और हिंदू लॉज है जेंडर बाइज्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि एक मुस्लिम समाज का 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बहन बुशरा ने आज अपनी बात बताई। मैं जानता हूँ बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा गुजरा है, मेरे रिश्तेदारों में कई महिलाओं के साथ गुजरा है। कल ही मेरे एक दोस्त है, उनकी बहन की भांजे की शादी हुई थी पिछले साल, उसके साथ भी जस्ट यही हो रहा है। और आज ही मैं दिल्ली महिला आयोग में उन्होंने अपना केस फाइल किया है। मेरी अपनी एक सगीर कज़िन है, उसके साथ भी ये हुआ है। तो ये मुस्लिम समाज में एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है। शर्म आती है कि जो लोग इस तरह के तलाक को जायज़ करार देते हैं। मैं कहता हूँ कौन से मुसलमान हैं वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं? शर्म आती है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। 3 बार तलाक देकर अपनी शरीक हयात को ज़िंदगी से निकाल देना, घर से निकाल देना, ये औरतों के ऊपर सबसे निचले दर्जे का क्राइम है। उसके बाद हलाला कराते हैं या करने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है? दिन में 50 बार 1000 बार पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और इनके दिलों में खुद रहम नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है, कुरान शरीफ में कहा गया है। वो गलत व्याख्या कर रहे हैं ना, गलत व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए हम जैसे लोग खड़े हुए हैं 3 तलाक के खिलाफ। मैं कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आलिम अगर ये साबित कर दे कि एक शौहर ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह दिया और तलाक हो गया, तो मैं मान जाता हूँ। कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है इसकी। कुरान शरीफ कहता है, साफ कहता है, सूरह निसा आयत नंबर 35 कि अगर मियाँ बीवी के बीच झगड़े के हालात हैं, कोई इख्तलाफ है, तो उनके बीच आर्बिट्रेशन होना चाहिए। एक न्यायप्रिय व्यक्ति, मर्द की तरफ से, एक बीवी की तरफ से, शर्त है उसके अंदर के जो हु बिलीव्स इन जस्टिस, ऐसा आदमी अपना वकील बनाइए ताकि वो जस्टिस की बात करे, वो उसकी पक्ष नहीं करे, और कोशिश की जाए कि रिश्ता नहीं टूटे। इस्लाम कहता है कि जो शादी, एक निकाह जो है, जो वो एक जिंदगी भर का साथ निभाने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कि किसी एक की डेथ नहीं हो जाती है, और इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। जी। ये अनकुरानिक, अन इस्लामिक है। आप कुरान में कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। और ये देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत इतनी सारी 21 कंट्रीज में इसको बैन किया गया है, तो इसका मतलब ये इलीगल है, उसको हटाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो मजहबी रहनुमा है,
अशोक जी, ये सिर्फ एक हीना जी, सुनिए। ये पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, ये मुस्लिम जो धर्म गुरु बने हुए हैं उनकी एक दुकान है ये। देखिए अशोक जी, ये मुस्लिम समाज के भीतर का इशू है और इसके अंदर आज एक बहुत बड़ा तबका है। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, बुशरा नदीम जी को, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, और फराह फैज जी जो उनका केस लड़ रही हैं, यहाँ और तक बहुत सारी पहुंचे। औरतें, सायरा बानो हैं, बहुत सारी औरतें जो आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हुई है। मुस्लिम महिला आंदोलन चल रहा है, शाइस्ता अंबर हैं, बड़ी मजबूती से आवाज उठा रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो इस बात को आगे कहते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। कब तक ये महिलाएं लड़ेंगी भाई? अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पुरुषों को भी, खासकर पढ़े लिखे पुरुषों को भी आना चाहिए, और पढ़े लिखे मुस्लिम पुरुष अगर आगे आएंगे तो शायद ये जो इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, इंसाफ शायद मुस्लिम महिलाओं को मिल पाएगा। लेकिन फराह फैज जी, आप क्योंकि लड़ाई अदालत में लड़ रही हैं, आप देख रही हैं, तो आप इसको कैसे वो करें, खास करके ये देखते हुए कि अब एक और कैंपेन, क्योंकि ये पूरा कैंपेन जब है, मुस्लिम महिलाओं ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, कई महिलाएं कोर्ट में गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, लेकिन अब इसके पक्ष में भी कुछ महिलाएं बाकायदा कैंपेन चला रही हैं, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कि भाई आप जो है, कोर्ट जो है, अदालतें जो है, इसमें दखल ना दे, इससे परे रहिए, और जो कुछ है ये शरीयत के अनुसार है इसमें। तो अब जब ये काउंटर अटैक भी शुरू हुआ है, तो आप इस लड़ाई को कहाँ जाते देख रहे हैं? एक्चुअली ये जो कैंपेनिंग है, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि ये जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये मामला शरीयत का मामला है और शरीयत का मामला जो है कोर्ट से डिसाइड नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल जाहिलाना कदम है, और ये सिर्फ ये महिलाओं का उठाया हुआ कदम नहीं है। महिला कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाएगी, और अगर उसको उठाना होता वो बहुत पहले उठाती। ये वाला मैटर जो है अक्टूबर 2015 में टेकअप हुआ कोर्ट में, अब करीब 1 साल हो गया। इसमें जो है तीन लोग हैं, जमीयत उलमाए हिंद है, मैं हूँ, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसमें बाकायदा एक पार्टी बन गया है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खड़ा किया हुआ प्रोपेगेंडा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि उन्होंने इस चीज़ को जो है मजहब के साथ जोड़ दिया, और मजहब के साथ जोड़ने से वो जितनी भी हमारी इबादत गाहें हैं, जितने भी हमारे तौर तरीके हैं, जैसे मजलिस होती है, इस तरह के जो गैदरिंग होती है, जो रिलीजियस गैदरिंग होती है, वहाँ पर वो इस चीज़ को लोगों में पहुंचा रहे हैं, वहाँ अपने बनाए हुए छापे हुए पैम्फलेट बांट रहे हैं, और वो औरतों से कह रहे हैं जाइए इस पर साइन करा लाइए। उन्हें ये नहीं पता है कि वो किस चीज़ पर साइन कर रही हैं। ये अवेयरनेस तो हमें इसी चीज़ की लानी है। ऐसे ही वो निकाहनामा जो होता है शादी के टाइम पे, वो उस पर साइन करा लेते हैं। लड़की को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका निकाह इस आदमी के साथ वल दिए इतने मेहर के साथ होना तय पाया है, और आपको निकाह कबूल है। कौन लड़की कह देगी नहीं कबूल है? आप उसको बताइए कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसमें अपनी ये सारी शर्तें रख सकती हैं, आपको इसमें पावर डेलीगेट हो सकती है कि आप तलाक लेने का राइट जो है वो अपने पास महफूज रख सकती हैं। तो ये सारी चीजें उनको बताएंगे, लेकिन कोई काजी इस चीज को नहीं बताता, ना वो सारी चीजें उनके निकाहनामा में ऐड होती। वो इसलिए ऐड नहीं होती कि जो काजी जो निकाह पढ़ा रहा होता है वो खुद एक दारुल उलूम का पढ़ा हुआ आया हुआ होता है, और दारुल उलूम में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो उसका ड्राफ्ट अगर आप देखेंगे, अगर हम दारुल उलूम देवबंद की भी बात करें तो वो सिर्फ हनफी फिका पढ़ाते हैं। अब शियाओं में क्या रूल्स और रेगुलेशन है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ क्योंकि महिलाओं के हमने जो मुख्य मुद्दा शुरू किया था कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकार जो हैं वो मिलने चाहिए। देखिए अशोक, मैं एक बात आपको बता दूं, जो बुशरा जी का केस है कि इनके साथ जो ज्यादती हुई, इसमें जो इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों का अपने बाप की प्रॉपर्टी में पूरा राइट है। वो उसने इन्हें चाहे तलाक दिया हो या ना दिया हो, वो राइट कैसे मिलेगा? मैं बुशरा का ही बता रही हूं। अब दिक्कत क्या आती है? एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर एक बात बुशरा जी के केस से शुरू हुई, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा कि हक की बात, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो मूल आज मुद्दा है वो महिलाओं के हक का ही है, संवैधानिक अधिकार जो है, और चाहे वो बुशरा जी का अधिकार हो या फिर बाकी महिलाओं का या फिर बुशरा जी के बच्चों का अधिकार हो, संविधान उनको जो हक देता है उस अधिकार, वो हक उनको मिलना चाहिए। मुख्य हमारी बहस इसी पे, इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा इस ब्रेक के बाद। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है,
जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। निशुल्क मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस योजना भी अखिलेश जी की सोच का परिणाम है। इस योजना में प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कोई चिकित्सा सेवा से वंचित नहीं होगा। गरम पकौड़े रह गए थोड़े। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीए में। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसे हो? हाँ मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी, जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। क्या 3 तलाक का मसला, 3 तलाक का मुद्दा जो है
महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहा है और क्या 3 तलाक के मसले को महिला अधिकारों के नजरिए से, समानता के अधिकार के नजरिए से देखने की जरूरत है। इसी पर हम बात करें। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। फराह फैज जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ बुशरा नदीम जी जुड़ी हुए हैं जो कि खुद पीड़ित हैं और इनको 3 बार तलाक 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 कह के घर से बाहर कर दिया गया। 2 साल से घर से बाहर हैं। इनके बच्चों को और इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा है। ये लगातार लड़ाई कर रहे हैं। यूसुफ अंसारी साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और हमारे साथ टीना शर्मा जो महिलाओं अधिकारों के लेकर संघर्ष करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो जुड़ी हैं। यूसुफ भाई, आप जो बात कह रहे थे मैं उस पर आता हूं, क्योंकि अधिकार इनका भी, इनके बच्चों का भी वो मिलना चाहिए। और संवैधानिक अधिकार की जब महिलाओं की बात करते हो सबसे बड़ा उसके बच्चों को मैं बताता हूं कि मिल क्यों नहीं रहा है, क्या वजह है। क्या है कि 1937 में इस देश में शरीयत इम्प्लीकेशन एक्ट लागू हुआ। जी। आपको पता है कि पार्लियामेंट से कोई एक्ट अगर लागू बनता है तो उसके बाद उसके नियम कानून बनाए जाते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। तो उसके बाद होना ये चाहिए था कि जो भी शरीयत के हिसाब से जो भी कानून है, शादी कैसे होगी, तलाक कैसे होगा, एडॉप्शन कैसे होगा, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती, 5-6 फराजी बहुत अच्छी तरह जानती हैं सारी चीज़ें। तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ। कोडिफिकेशन नहीं हुआ। इस देश में शादी से मुतालिक सिर्फ 2 कानून हैं, एक हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर हिंदू मैरिज एक्ट है तो इसका मतलब हिंदू समाज भी अपने पर्सनल लॉ के तहत सारी चीज़ें कर रहा है, चाहे वो शादी का मसला हो, तलाक का मसला। तलाक हिंदू समाज में नहीं थी, संस्कार उनके यहाँ शादी का कॉन्सेप्ट था, अब उसमें तलाक भी ऐड कर दिया गया। इसका मतलब तलाक की जरूरत तो है समाज को, तभी 7 जन्मों के बंधन में तलाक शामिल की गई। इसका मतलब तलाक एक जरूरी चीज़ है समाज के लिए हिस्सा। कि मान लीजिए कोई शादी बेमेल हो गई है तो उससे एग्जिट, एक सम्मानजनक एग्जिट का रास्ता है। मुस्लिम, मेरा कहना यह है कि जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया है उसी तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट भी बनना चाहिए। अब हमारे जो उलमा हजरात हैं वो कहते हैं कि साहब अल्लाह के कानून में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ये अल्लाह का कानून तो है ही नहीं। जो कानून अल्लाह का कानून बनाते हैं ये मुल्लाओं का बनाया हुआ कानून है, जो महिलाओं के खिलाफ है, यतीम बच्चों के खिलाफ है और जो हर कमजोर तबके के खिलाफ है। जबकि एम्पावरमेंट की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। पूरी दुनिया के अंदर हर मजहब महिलाओं के एम्पावरमेंट, महिलाओं को बराबरी की बात करता है। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है, सबसे बड़ी बात, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, वो 1939 में बना। तो जब मुस्लिम मैरिज एक्ट ही नहीं है तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कहां से आ गया? नहीं, आप अब दूसरी बात आती है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रेयर में यही बात डाली है कि जो हमारा शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ड्राफ्ट हुआ है उसमें सिर्फ सेक्शन 2 काम में ये सारी चीजें कह दी गई हैं और उसका कोई कोडिफिकेशन नहीं है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर कोई औरत जो है वो उस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहे, कुछ कोर्ट में जाए तो कोर्ट को नहीं पता कि वो कैसे डिसाइड करेगा। लेकिन मुल्लाओं ने जो है वो अपना ये कोडिफिकेशन किया हुआ है। मजमू क़वानीन इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोडिफिकेशन है। इसमें सारे जो हैं तलाक के, मैरिजेस के और इनहेरिटेंस के वो सारे प्रोविजन इसमें हैं। और इसमें सेक्शंस में जो डाइवोर्स के इन्होंने सेक्शंस दिए हैं वो इस तरह से लिखा हुआ है कि कुछ सेक्शंस में कि अगर एक आदमी अपनी वाइफ को दीवार पे भी लिख देता है तलाक का स्टेटमेंट और वो पढ़ लेगा तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को एड्रेस करने के लिए अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को एड्रेस करने के लिए कह देगा ए तलाक ने तलाक याफ्ता तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है ना, ये संविधान महिला को समानता नहीं देता। ये संविधान के भी अधिकारों का उल्लंघन है और जो है शरीयत के कानूनों का भी उल्लंघन है। और जो शरीयत के कानूनों का उल्लंघन करता है ये लोग उसे काफिर का फतवा जारी करते हैं। आप इस देश की नागरिक हैं, आपको भी इस देश में बाकी महिलाओं की तरह बराबरी का हक है। ये बात आप समझ के लड़ रही है तो आपको लगता है कि आप ये लड़ाई जीत पाएंगी? क्योंकि सामने जो है वो बड़े मजबूत ताकतें हैं आपके खिलाफ जो लड़ रही है। मुझे खुदा पे पूरा एतबार है, उसके सिवा कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई नहीं है। और मुझे जहां तक है कि हाँ ये मैं लड़ाई जीतूंगी क्योंकि मेरे साथ 2 मासूम बच्चे हैं और ये मैं लड़ाई जीतूंगी। और अगर ये तलाक का मसला रुक जाता तो शायद ये मैं आज इस जगह ना होती, मैं मिसेस नदीम ना होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक शादी और हो चुकी है जो कि यहाँ कॉलम भी फिल हुआ है और उसने फर्स्ट मैरिज के कॉलम में साइन किया हुआ है। तो ये बिल्कुल आप मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि समय फिलहाल इतना ही है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमने जो बात शुरू करी थी, असली बात यह है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। संविधान जो
ताकत देता है महिलाओं को, जो हक देता है वो हक मिलना चाहिए। मैं एक छोटे से किस्से के साथ, क्योंकि इन दिनों वो किस्सा जो है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, मैं मीना कुमारी के किस्से के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मीना कुमारी को कमाल अमरोही जो है दोनों बहुत एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मीना कुमारी जो फिल्म अदाकारी थी, लेकिन उनके पति ने एक बार गुस्से में, कमाल अमरोही साहब ने उनको गुस्से में एक बार तलाक 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 कह के तलाक दे दिया था। बाद में कमाल अमरोही साहब ने कहा कि नहीं, मैं तलाक नहीं देना चाहता था, और मीना कुमारी और दोबारा शादी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मीना कुमारी को बाकायदा हलाला के जरिए किसी और से शादी निकाह करना पड़ा। और मीना कुमारी ने एक जो उसके बाद जो शब्द कहे थे वो मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ जा रहा हूं ताकि आप उसको याद करें। उन्होंने कहा, मीना कुमारी ने लिखा कि जिस जिस्म पर सिर्फ कमाल का हक था, उस जिस्म को मुझे मजहब के नाम पर दूसरे को सौंपना पड़ा। फिर मुझ में और वैश्या में क्या फर्क रहा। ये मीना कुमारी का दर्द था, जो आज भी बहुत सी मुस्लिम महिलाओं का दर्द है, और इसीलिए संविधान जो बराबरी का हक देता है वो हक सबको मिलना ही चाहिए। समय फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और टीना जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।